नमस्ते। हिंदी शिक्षण मंच और त्रिलोकनाथ पांडे जी की जो परिकल्पना है उसी भाग में दूसरा पार्ट मैं आज आपके समक्ष पेश कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है काकी। इसके लेखक हैं सियाराम शरण गुप्त। 4 सितंबर 1895 में इनका जन्म हुआ। ये हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार और राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। उन पर गांधीवाद का विशेष प्रभाव था, इसलिए उनकी रचनाओं में करुणा, सत्य, अहिंसा की मार्मिक अभिव्यक्ति मिलती है। हिंदी साहित्य में उन्हें कवि के रूप में विशेष ख्याति प्राप्त है, लेकिन एक मूर्धन्य कथाकार के रूप में उनकी कथा साहित्य में भी अपना अलग ही स्थान बनाया। काकी का सारांश। जब शामू सवेरे उठता है तो घर भर में रोना पीटना मचा हुआ था। उसकी माँ सफेद कपड़े में लिपटी हुई थी और भूमि शयन कर रही थी। नन्हा बालक शामू ये समझ ही नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है और सब लोग उसकी माँ को घिरे विलाप क्यों कर रहे हैं। जब माँ को उठाकर ले जाने लगे तो शामू ने उपद्रव मचाया, बड़ा ही हो हल्ला किया। वो बोला, काकी सो रही है, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ ले जा रहे हो? मैं जाने न दूंगा। राम राम करके किसी तरह दासी ने उसको घर पर संभाला। लोगों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी माँ उसके मामा के आ गई है। छोटे बालक को अक्सर कुछ न कुछ कहकर बहला फुसला दिया जाता है। शामू के साथ भी यही हुआ, पर सत्य अधिक दिनों तक छुपा नहीं रहा। उसकी काकी मामा के यहाँ नहीं बल्कि ऊपर राम के यहाँ गई है। वो प्राय अकेला बैठा बैठा शून्य में आकाश की ओर ताकता रहा। एक दिन उसने आकाश में पतंग उड़ते देखी। यह देखकर उसका हृदय खिल उठा। उसने विश्वेश्वर से पतंग मंगवा देने के लिए कहा। उन्होंने इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया। अक्सर छोटे बच्चे कुछ कहते हैं, बड़े अपनी व्यस्तता के कारण उसको ध्यान नहीं देते। यही शामू के साथ भी हुआ। एक दिन उसने विश्वेश्वर के टंगे हुए कोट में से एक चवन्नी निकाल ली और सुखिया राशि के लड़के भोला से एक पतंग मंगवा ली। एक अंधेरे घर में पतंग में डोर बांधी जाने लगी। शामू ने भोला को मना कर दिया कि वह किसी से कुछ न कहे, ये राज ही रहे। शामू ने कहा, मैं ये पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा और इसे पकड़कर काकी नीचे उतर जाएगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो उसका नाम लिख देता। छोटे से बच्चे की जो मन की व्यथा थी वो यहाँ कितनी खूबसूरती से के रख दिए सियाराम शरण गुप्त ने। हम अच्छे से समझ सकते हैं कि एक छोटा बालक पतंग पर बिठाकर अपनी माँ को राम के यहाँ से बुलाना चाहता था। भोला शामू से अधिक समझदार था, थोड़ा सा बड़ा था। उसने कहा कि डोरा पतला है, टूट जाने का डर है, इसके लिए हमें मोटी रस्सी चाहिए। इतनी छोटी सी पतली सी रस्सी से अगर पतंग बांधी तो काकी उस पर बैठ नहीं पाएगी। शामू को बात समझ में आई। दूसरे दिन शामू ने पिताजी की कोट में से 1 रुपया निकाल लिया और 2 मोटी रस्सियां मंगवा ली। दोनों अंधेरी कोठरी में रस्सी बांध रहे थे। एक कागज के टुकड़े पर काकी लिख लिया था। अकस्मात विश्वेश्वर कमरे में आ धमके और डांट कर शामू से पूछा कि क्या उसने कोट में से 1 रुपया निकाला। भोला डर कर मुखबिर बन गया और पूरी बात बता दी। विश्वेश्वर ने शामू को 2 तमाचे जड़कर कहा कि चोरी करना सीख रहा है, तू जेल जाएगा। उन्होंने पतंग फाड़ डाली। भोला ने बताया कि यह कर रहे थे क्योंकि राम के यहाँ से काकी को नीचे बुलाना चाहते थे। विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रहे। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी। उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा था काकी। काकी कहानी गुप्त जी की एक प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें उन्होंने बाल मनोविज्ञान का चित्रण किया है। शामू बचपन से ही अपनी माँ को खो देता है। जब उसकी माँ की मौत हुई थी तब वह एक नादान बालक था। जब उसकी माँ को शमशान घाट पर लेकर जा रहे थे तो वह उसे रोक देता और कहता, मेरी माँ को कहाँ ले जा रहे हो, क्यों ले जा रहे हो? कि एक छोटा बालक ही बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि उसकी माँ उसको छोड़ कर कहीं जा रही है। शामू उदास और बेचैन आंखों से हमेशा आसमान की ओर ताकता रहता और राम से ये कहता कि क्यों मेरी माँ को अपने पास बुला लिया। एक दिन अचानक वह दौड़ा दौड़ा अपने पिता के पास गया और पतंग खरीदने के लिए पैसे मांगे। पिता खुद भी उदास थे और अपने कामों में व्यस्त थे। उन्होंने उसे मना कर दिया। बस यहीं पे हम बड़ों की गलती हो जाती है। वहां पे जब विश्वेश्वर ने उसको पैसे नहीं दिए तो उसने एक सरल सा उपाय खोज निकाला
और अपने पिता की कोट से पैसे निकाले और पतंग उड़वाई। ऐसा ही वो एक बार नहीं दूसरी बार भी करता है, क्योंकि पिता उसके करीब आ ही नहीं पाए। माँ की कमी अगर पिता भर देते तो शायद बालक चोरी ही नहीं करता, लेकिन दूसरी बार भी उसने अपने पिता की जेब से पैसे निकाले और रस्सी मंगवाई, क्योंकि पुराने योजना के अनुसार जो रस्सी थी वो भोला के अनुसार पतली थी और काकी उस पर बैठकर आ नहीं पाएगी, इसलिए मोटी रस्सी के लिए दोबारा उसने चोरी की। जब वो अंधेरी कोठरी में बैठकर उस पतंग पर डोर बांध रहे थे, तभी विश्वेश्वर वहां पे प्रकट होते हैं और दोनों को डांट डपट देते हैं। भोला बेचारा डर जाता है और सच उगल देता है। तब विश्वेश्वर को अपनी गलती का पश्चाताप होता है कि कैसे उन्होंने एक बालक को अकेला छोड़ दिया। माँ भी नहीं और पिता की कमी होती हुई भी उसको खल रही थी, उसके लिए उसे पतंग पर बिठाकर अपनी माँ को बुलाने की इच्छा जाहिर हुई। उन्होंने शामू की पतंग तो फाड़ दी, लेकिन अपने मन में उठे विचारों को वो दबा नहीं पाए और अपने बालक को समझने के लिए उसे गले लगा लिया और ये ठान लिया कि अब वो उसका साथ देंगे। कहानी की शीर्षक सार्थकता। किसी भी कहानी का शीर्षक उस कहानी के बारे में पाठकों को बताता है। कहानी के शीर्षक के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। इसी दृष्टि से कहानी जो काकी कहानी है वो बिल्कुल ही सही साबित होती है। कहानी के आरंभ से काकी के देहांत से कथा आरंभ होती है। काकी के शोक में शामू हमेशा डूबा रहता है और दिन रात काकी के लिए रोता रहता है। हर हाल में वो चाहता है कि उसकी माँ काकी उसके पास आ जाए। काकी को पाने के लिए राम के पास पतंग भेजने के लिए पिता की जेब से चोरी करने, पतंग, रस्सी तथा पतंग पर काकी के नाम की चिट लगाने से जिससे काकी का नाम पढ़कर वापस आ जाए, ये सब बातें शामू के काकी प्रेम की और इंगित करता है। जब शामू के पिता ने उसे मारा और पतंग फाड़ डाली तो पतंग पर लिखा था काकी। इन सब बातों से यही पता चलता है कि यह कहानी काकी से आरंभ होती है और काकी के इर्द गिर्द घूमती है और काकी पर ही खत्म होती है। धन्यवाद।